नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे ऐसी खबरों पर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जेब और आपकी इन्वेस्टमेंट पर असर डाल सकती हैं। साथ ही जटिल आर्थिक मुद्दों को बिल्कुल आसान भाषा में भी समझाने की हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और असरदार खबरों के साथ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। इन खबरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर मनी सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए, तो मनी सेंट्रल की आज की जो शुरुआत होगी वो 8th पे कमीशन के तहत जो सैलरी पेंशन बढ़ोतरी की जानी है उसमें इस्तेमाल होने वाले फंड का एलोकेशन क्या बजट 2026 में होने वाला है, इस पर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नवंबर में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में आई शानदार तेजी, लेकिन टू व्हीलर्स की सेल में आखिर क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। क्या आप लोग टू व्हीलर्स छोड़कर कारों की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है रूस के सबसे बड़े बैंक एस्बर बैंक से जुड़ी है, जो भारत में एक खास तरह का म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला है जो सीधे निफ्टी 50 इंडेक्स से जुड़ा होगा। और आखिर में बात होगी कि आखिर ट्राई और डीओटी में क्या मतभेद चल रहा है, दोनों क्यों भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली खबर पर यहां पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल 8 पे कमीशन को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। 8 दिसंबर को स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने इसे लागू करने की तारीख पर बयान दिया था और कहा था कि तारीख सरकार तय करेगी कि कब लागू किया जाए। अब एक और अपडेट इसमें सामने आया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि सरकार आने वाले बजट यानी कि बजट 2026 में 8 पे कमीशन के लिए पैसा एलोकेट कर सकती है। और इसी पर संसद में सवाल भी पूछा गया कि क्या सरकार 2026-27 के बजट में 8 पे कमीशन को लागू करने के लिए फंड अलग रख रही है, और अगर ऐसा है तो इसमें कितना खर्च आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या आपको लगता है कि जो आने वाला बजट है, बजट 2026 का जो बजट होगा, क्या इसमें सरकार फंड अलग रखने की तैयारी कर चुकी है 8th पे कमीशन के तहत जो बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन देनी है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को इसी बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए और उसमें उसके जरिए जो पेंशन मिलने वाली है, 50 लाख कर्मचारी हैं, 50 लाख से ज़्यादा, और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए बजट 2026 या फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को, उसमें सरकार को साफ तौर पे प्रावधान करने होंगे। इस बात का जिक्र सरकार ने असल में पिछले साल जब पिछले साल कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसी साल जब 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और उसके बाद जो तमाम चीज़ें आई उसमें सरकार ने कहा कि हमको 2025-26 के लिए किसी तरह का प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा 8वें वेतन आयोग के लिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का ऐलान सरकार ने बजट से ठीक पहले किया था और उसके बाद बजट सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया। लेकिन और सरकार ने तब ये भी कहा था कि हमको अगले साल के बजट में इसके लिए प्रावधान करने होंगे। अब आप ये मानकर चलिए कि इस साल जब अब बजट आएगा 1 फरवरी को, वहाँ पे भी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी कि सरकार वास्तविकता में 8वें वेतन आयोग, सैलरीज और पेंशन के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितना पैसा अलग से एलोकेट करने वाली है। ठीक है, तो अगर इसी को लेकर सवाल भी संसद में पूछा गया जिसमें तमाम और भी दूसरे क्वेश्चंस थे। जी सर, अगर फंड एलोकेट होता है, एलोकेशन होती है फंड की, तो अनुमानित कितना खर्च आने वाला है? आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या ये खर्च बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर दबाव आने वाला है? नहीं, सरकार के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव आने वाला है। और सरकार को देखिए, दो चीज़ें हैं, और जिस चीज़ की का जिक्र हमने कल भी इस बात को जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने किया था कि जो एक नीलकांत मिश्रा की जो रिपोर्ट आई है, जिन्होंने मैं गलत कह रहा हूँ, जिन्होंने एक CII के इवेंट में जो एक बात कही, उसमें उन्होंने जो बात कही है कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का सरकार के खजाने पर खर्च बैठेगा जब पहली बार इसका आउटगो दिखाई देगा। उसमें तकरीबन 5 क्वार्टर का एरियर है।
अब सरकार इसमें एरियर्स के लिए प्रोविज़न करेगी या सरकार यहाँ पे सैलरी जो दी जानी है उसके लिए कुछ पार्ट का अरेंजमेंट यहाँ बजट में दिखाएगी और बाकी का पैसा अगले साल, क्योंकि 2028 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सरकार के पास एक मौका होगा कि कुछ एलोकेशन सरकार आगे अगले फिस्कल ईयर के लिए भी डाल सकती है। लेकिन यहाँ आपको हो सकता है सरकार को 2 या 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन करना पड़े। जब 7वां वेतन आयोग आया था तो सरकार के खजाने पर एक साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बोझ पड़ा था। इस बार सैलरीज तकरीबन 3 गुना बढ़ने की बात है जी। अगर जो 2.5-3 का अगर फिटमेंट फैक्टर की बात अगर आ रही है 2.86 की बात जो कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इससे कम ना हो, उसके हिसाब से अगर 3 गुना सैलरी होती है तो सरकार को इसी अनुपात में अगर आप देख लीजिए 1 लाख करोड़ की जगह अगर 3 गुना इसको कर दीजिए तो तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरकार को एलोकेशन करना पड़ सकता है। ओके, तो इसका जाहिर सी बात है कि फिस्कल डेफिसिट पर भी दबाव नजर आएगा, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिस्कल डेफिसिट पे असर नजर आएगा, पूरे खजाने पे इसका असर नजर आएगा, क्योंकि सरकार इस वक्त, और हमने इस बात को भी कल इसकी चर्चा की थी, सरकार इस वक्त बड़े एक फिस्कल कंस्ट्रेंट से गुजर रही है जहाँ पे कि सरकार की कमाई के रास्ते कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टैक्स कलेक्शन को देखें तो वहाँ पे भी हो सकता है सरकार अपने जो टारगेट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के, उससे सरकार मिस कर जाए। हालांकि सीबीडीटी जो चेयरमैन है वो उन्होंने हाल में ही ये बयान दिया था कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे जो डायरेक्ट टैक्सेस से। जीएसटी अगर आप कलेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पे अक्टूबर में अच्छा नंबर आया था, लेकिन नवंबर में नंबर 1,70,000 करोड़ रुपए के 1,76,000 करोड़ रुपए के आसपास आता दिखाई दिया। जो 2 रेट कट हुए हैं जीएसटी में, दो स्लैब खत्म कर दिए सरकार ने, वो क्या आने वाले जो महीने हैं वहाँ पर भी उसका असर दिखाई देगा क्या? ओवरऑल सरकार के जो टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट वहाँ पे, अगर वहाँ पे कमज़ोर होता है तो सरकार को दूसरी चोट यहाँ पहुँचेगी जी। तीसरी चोट सरकार को जो लग रही है वो लग रही है जो सरकार ने 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की है, इनकम टैक्स की जो छूट दी है, तो सरकार के खजाने में असल में पैसे की जो आवक है वो थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार की देनदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका असर पूरी पिक्चर जब आप सरकार जो आर्थिक सर्वे पेश करेगी वहाँ नज़र आएगी। इसका असर ये हो सकता है कि सरकार को मार्केट से बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़े। मार्केट से अगर बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ी, उधारी ज़्यादा लेनी पड़ी, तो आप ये मानकर चलिए, और हमने कल एक और चीज़ भी डिस्कस की थी जहाँ पे हमने बात की थी फूड सब्सिडी बिल की। फूड सब्सिडी बिल हो या सरकार की दूसरी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहाँ पे अगर सरकार खर्च बढ़ाती है, मान लीजिए एजुकेशन पे खर्च बढ़ाती है, हेल्थ केयर पे खर्च सरकार अगर बढ़ाती है, तो इस सब का असर आपके सरकार के खजाने पर दिखेगा। सरकार की बोरोइंग अगर बढ़ी तो फिर जो एक फिस्कल डेफिसिट का जो एक सरकार टारगेट लेके चल रही है वहाँ गणित थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। ओके, तो सरकारी खजाने पर आपने कहा कि सर दबाव बढ़ेगा, सरकार की बोरोइंग बढ़ती है अगर, बिल्कुल, तो क्या इससे महंगाई बढ़ने की भी एक तो संभावना है? और दूसरी चीज़ सर, कुछ दिन पहले अगर हम देखें, करीब करीब 2 हफ्ते पहले जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो इससे जो इकोनॉमी है, भारतीय इकोनॉमी है, इसको एक रफ्तार नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जब लोगों की सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा खर्च भी करेंगे, तो उससे ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आएगा, तो उससे कंजम्पशन बूस्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अब 2 चीज़ें वही कि क्या इससे महंगाई भी बढ़ेगी और क्या कंजम्पशन बूस्ट बढ़ेगा, क्या किस तरीके से ये दोनों चीज़ें मैनेज होती हुई नजर आएंगी? नहीं, देखिए, सरकार के पास अगर आप सबसे बड़ी राहत अगर देख रहे हैं कहीं पूरी इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें, तो सबसे बड़ी राहत जो इस वक्त सरकार को मिल रही है वो महंगाई के मोर्चे पे ही मिल रही है। जो एक एंटिसिपेशन था पिछले कुछ महीनों में, अगर आप देखेंगे साल की शुरुआत से अगर हम देखें या पिछले साल भी अगर हम गौर करें, तो सरकार और आरबीआई के सामने सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि हम महंगाई को कंट्रोल कैसे करें। पिछले साल अगर आपको याद हो तो सीपीआई जो है वो 6.21% के हाई पे पहुंच गई थी, और उसी सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ 5.4% पे आ गई थी।
दो बड़े झटके सरकार को उस वक्त लगे थे, जहां से सरकार ने फिर पूरा कोर्स करेक्शन स्टार्ट किया, जहां से रेट कट जी। की शुरुआत हुई। असली फायदा सरकार को ये मिला कि पिछले साल भी मॉनसून ठीक रहा और इस साल भी मॉनसून ठीक रहा, यानी लगातार पिछले साल रबी की फसल अच्छी गई सर्दियों के सीजन की, उसके बाद आपकी इस साल खरीफ की फसल अच्छी गई, और अब जो सीजन आ रहा है रबी का, सर्दियों के विंटर्स क्रॉप जिनको बोलते हैं, वहाँ यानी तीन अगर आपके जो क्रॉप अगर आपकी अच्छी होती हैं तो आपको एक जो फूड बास्केट का एक जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 47% का हिस्सा अगर आप सीपीआई में देखेंगे फूड बास्केट का है, वहाँ सबसे बड़ी मदद मिलेगी। और वही आप देखिए कि जो एडिबल, चाहे आप एक वेज थाली को देख लीजिए, खाने पीने की चीज़ों के दाम देख लीजिए, वहाँ रिजर्व बैंक को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। 2% से 6% का जो एक मैंडेटरी लेवल है, उससे भी नीचे जाती हुई हमने महंगाई देखी अक्टूबर में, जब सीपीआई का डेटा 0.25% पे जाके पहुंच गया। तो सबसे बड़ी राहत सरकार की महंगाई पर है। हाँ, अब अगर कंजम्पशन बढ़ा, उसके चलते अगर कीमतें, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई में अगर कंस्ट्रेंट आया, तो वहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है। जब आप लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन वहाँ अभी रिजर्व बैंक और सरकार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रवीण सर, एक और सवाल आपसे इसमें जानना चाहेंगे कि आप लगातार जो कर्मचारी यूनियन हैं, आप उनको ट्रैक करते रहते हैं, उनसे संपर्क में भी रहते हैं, बातचीत होती रहती है, उनका इस पूरे नज़रिए पर सर क्या कहना है? क्योंकि कल ये कहा गया कि तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, सरकार तारीख तय करेगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 से तो ये लागू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एट नहीं, पे देखिए, जो कमीशन। कल हमने बात की थी और उसमें हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये मामला, अब चूंकि सरकार ने इसमें गोलमोल एक जवाब दिया कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने, कि साहब सरकार इस बात का फैसला करेगी कि इसको लागू कब से किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन की डेट क्या होगी, ये सरकार तय करी। उसको लेके अब जो बयान भी एक तरह से कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के आना शुरू हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि चाहे हो कुछ भी जाए, लागू हम इसको 1 जनवरी 2026 से ही करवा कर रहेंगे। तो सरकार अगर चाहती है, मान लीजिए अगर फिस्कल बर्डन सरकार पे बढ़ता है खजाने पे, और सरकार ये सोचे कि हम क्यों ना इसको 6 महीने आगे टाल दें, आगे जाके देखेंगे कि इसको कब से लागू करना है। मान लीजिए जून 2026 से सरकार लागू करने का मन बनाते, अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल सरकार को दिखाई देता अपने खजाने में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ होगी तस्वीर जब आर्थिक सर्वे सरकार पेश करेगी और जब बजट पेश करेगी, वहाँ पूरी खजाने की तस्वीर सिमरनजीत साफ होगी। चलिए, तो अब क्योंकि गेंद सरकार के पाले में है, तो देखना यही है कि अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। दरअसल अगली खबर जो है वो है कि नवंबर में पैसेंजर व्हीकल्स, यानी कि जिसमें हम कार की भी गिनती करते हैं, उसकी रिटेल सेल में 20% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन टू व्हीलर्स की सेल यहाँ पर 3% तक कम होती हुई नजर आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा के मुताबिक नवंबर में कारों की सेल 3,94,152 यूनिट रही, जबकि पिछले साल सेम नवंबर में यानी कि नवंबर 2024 में ये 3,29,253 यूनिट थी। अब फेस्टिव सीजन के बाद भी लोगों की खरीदारी जारी रही। कारों की इन्वेंट्री भी अब कम होकर 44 से 46 दिन रह गई है, जो पहले 53 से 55 दिन के आसपास थी, और ये दिखाता है कि डिमांड अच्छी है। और इसी के साथ जो टू व्हीलर्स हैं उनकी सेल 3% घटी है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री इसमें भी 20%, थ्री व्हीलर्स इसमें 24% और ट्रैक्टर की सेल 57% तक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाडा का कहना है कि जीएसटी 2.0, नए मॉडल्स की लॉन्चिंग और वेडिंग सीजन आने वाले महीनों में भी बिक्री को यूं ही लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो टू व्हीलर्स की सेल है नवंबर में वो कम होती हुई नजर आई है, कारों की सेल 20% बढ़ती हुई नजर आई है, ट्रैक्टर 57% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली सेल में। तो क्या अब लोग टू व्हीलर्स की खरीदारी कम करके कारों की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स में रिस्क ज़्यादा माना जाता है, और अगर टू व्हीलर भी देखें अब तो एक अच्छा टू व्हीलर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास उसकी कीमत यहाँ पर रहती है। तो क्या आप लोग उस तरफ कारों की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, छोटी कारों की तरफ? इसको एक ट्रेंड के तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं शायद उन्होंने कारों का रुख किया है टू व्हीलर लेने की बजाय। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू है, वो पहलू ये है
कि टू व्हीलर की अगर सेल्स गिरी है तो मोटे तौर पर, और अगर आप ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेल्स के अगर उसको देखेंगे, कंपोजिशन को अगर हम देखेंगे, उसमें लगभग 3/4 जो पार्ट है जी वो टू व्हीलर्स का होता है। टू व्हीलर्स की सेल्स का घटना खास तौर पे रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे इन स्कूटर्स मोटरसाइकिलों की बिक्री ज़्यादा होती है। उन इलाकों में किन वजहों से टू व्हीलर की सेल घटी, हमको ये देखना होगा। माना ये जा रहा है कि क्रॉप अराइवल का थोड़ा सा संभवतः लेट होना और किसानों के हाथ में पैसे कम या देर से आना, उसकी वजह से संभवतः ये जो दोपहिया गाड़ियां हैं यहाँ पे बिक्री थोड़ी सी कम हुई है। दूसरा ट्रेंड आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जीएसटी कटौती के बाद ये सोचा कि क्यों ना थोड़ा लोन लेकर और इस तरह से अरेंजमेंट करके हम कोई छोटी कार ही खरीद लें। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इसमें क्योंकि छोटी कारों का हम लगातार जिक्र करते आए हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ उसके अंदर भी छोटी कारों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आई है जीएसटी के मामले में। तो क्या आपको लगता है कि इसमें छोटी कारों का योगदान ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर सबसे सस्ती अगर 4 व्हीलर को अगर आप आज की तारीख में देखेंगे पेट्रोल गाड़ी में, तो मारुति की जो गाड़ियां हैं उसमें आपका जो एस्प्रेसो है, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस वक्त 4-4.25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस उसका बैठता है, जो कि सबसे सस्ती व्हीकल मुझे लगता है 4 व्हीलर इस वक्त भारत में बिकने वाली गाड़ियों में है। अब अगर मान लीजिए, देखिए 80-90 हज़ार से कम का कोई टू व्हीलर नहीं है, चाहे आप स्कूटर देख लीजिए, चाहे आप बाइक देख लीजिए, 70-80-90 हज़ार से कम का की गाड़ियाँ नहीं है। ये चीज़ हो सकती है कि लोगों ने कहा कि अगर 1 लाख रुपए की बाइक लेनी है तो क्यों ना उसमें 2 लाख या 3 लाख रुपए और मिलाकर हम कोई 4 व्हीलर ही खरीद लें। तो ये एक शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और जो जीएसटी कटौती की जो आपने भी बात की, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी को इस तौर पे होता हुआ दिखाई दिया है कि जहां एक बड़ा संकट छोटी गाड़ियों की बिक्री पे आके खड़ा हो गया था, वहां क्या अब रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में छोटी गाड़ियों की सेल्स का एक नया जो दौर है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े अगर अगले कुछ और महीने जारी रहते हैं कार सेल्स के, तो फिर यहाँ पे क्योंकि 20% का अगर इजाफा दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल का ऊंचा बेस था, इसके बावजूद अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ये फिर एक अच्छी तस्वीर, और ऑटो सेक्टर जो एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, वहाँ से उसके निकलने के संकेत भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसमें सर सरकार की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से सरकार ने हम कहें कि कदम उठाए हैं, चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म हो, फिर आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया, उससे लोन सस्ते हुए, तब भी लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने प्लानिंग की कि हाँ अब नया लोन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी का लोन मान लीजिए पहले 10.5% पर चल रहा था, अब इस साल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जो कि एक बड़ी कटौती मानी जा रही है। तो लोगों के हाथ में पैसा भी ज़्यादा आया, और सरकार की जो कोशिश थी कंजम्पशन बूस्ट की, वो भी कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है। अगर हम पिछले 2 से 3 महीने का अगर हम ऑटो सेल्स का डेटा भी अगर यहाँ पर देखें, नहीं बिल्कुल, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो 125 बीपीएस की कटौती हुई है उसने न केवल होम लोन के रेट्स घटाए बल्कि ऑटो लोन के रेट भी घटाए, तो वहाँ फायदा भी लोगों को मिला है। और इस वजह से भी लोग इस बात के लिए उत्साहित हुए कि अगर रेट घटे हैं कर्ज के, तो क्यों ना बाइक की जगह छोटी कार ही ले लिया। बिल्कुल। और सर इसमें इस पूरे मामले में जो हम सेल्स देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आते हैं आपको? देखिए, जीएसटी की छूट की अगर कहीं का खामियाजा अगर किसी एक उसको भुगतना पड़ रहा है, अगर ऑटो सेक्टर की बात करें, तो वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाते हैं। इनकी बिक्री में आपको समझिए कि झटका लगा है, और जो जितनी भी कार कंपनियां हैं जो बिजली वाली गाड़ियां बना रही, कारें बना रही हैं, उनका आलम अब ये है कि लंबी चौड़ी छूट उनको देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को रिवाइव किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल इसमें ये रहेगा, क्योंकि अब जनवरी अगला नया साल स्टार्ट हो जाएगा, नए मॉडल्स आएंगे, तो क्या
अब यही वजह है कि दिसंबर में, क्योंकि कंपनियां पुराने मॉडल निकालने के चक्कर में भारी भरकम डिस्काउंट भी देती हैं, तो क्या नवंबर की तरह ही दिसंबर में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हम देखने को मिलने वाली है यहाँ पर? नहीं, दिसंबर में ग्रोथ जाहिर तौर पर सेल्स के नंबर अच्छे रहने की उम्मीद है। जो आंकड़ा आपने बताया कि जो आपका जो इन्वेंट्री का लेवल था वो 55 दिन से लगभग घट के 43-44 दिन के आसपास आ गया है घट के। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ियां हैं वो लगातार आपकी उनकी बिक्री बनी हुई है। दिसंबर में अब जो पूरे ऑटो डीलर से और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कंपनियां बहुत टारगेटेड तरीके से या प्रोडक्ट वाइज या मॉडल वाइज ही अपने डिस्काउंट दे रही है, और उसी में आपका ईवी का भी आ जाता है। अब अगर आप ईवीज को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है 15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर 3 लाख 4 लाख रुपए के डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मारुति की कुछ गाड़ियों पे, मारुति अगर आप देखेंगे तो अभी तक मैं इतिहास से देख के आ रहा हूँ, मारुति की बिक्री हमेशा ऐसी रही कि उनको कभी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। गाड़ियों पे हमेशा वेटिंग पीरियड रहा। अब अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, खासतौर पे जब से कटौती जीएसटी की हुई उसके बाद से मारुति अपनी गाड़ियों पे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर कर रही है। बिल्कुल। अगर आप विटारा की बात करें तो लंबे चौड़े ऑफर हैं, वहाँ पे गाड़ी को की स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि और ये जो स्थिति है ये अक्रॉस दी जो ऑटोमेकर्स हैं, कंपनियां हैं, उनमें दिखाई दे रही है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग तरह के डिस्काउंट, स्मार्ट डिस्काउंट देने की कोशिश कंपनियां कर रही हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर साल जो हम देखते हैं कि जनवरी में कंपनियां कारों की कीमतें बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। क्या इस बार जनवरी में आकर कारें महंगी होंगी या नहीं होंगी, ये एक देखने वाली बात है, या जनवरी में भी डिस्काउंट्स का सिलसिला जारी रहेगा नए साल की शुरुआत में। चलिए, तो यानी कि अगर हम आम ग्राहकों के नज़रिए से देखें तो उनके लिए अगर वो कार खरीदने की सोच रहे हैं या टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि आपको जीएसटी 2.0 का भी फ़ायदा मिल रहा है, आरबीआई जो रेपो रेट कट कर रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है, और दिसंबर क्योंकि लास्ट मंथ है इस साल का, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप नई कार या टू व्हीलर खरीदने की भी प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल रूस का सबसे बड़ा बैंक एस्बर बैंक भारत में एक नया म्यूचुअल फंड शुरू कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स से सीधे सीधे जुड़ा होगा। इससे रूस अपने उन भारतीय रुपए का इस्तेमाल कर पाएगा जो उसे भारत से तेल बेचने के बाद मिलते हैं, लेकिन अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस के कारण डॉलर में वो बदले नहीं जा सकते। इन्हें अब भारत के शेयर बाजार में लगाया जा सकता है। साथ ही एस्बर बैंक भारत में $100 मिलियन इन्वेस्ट करने, नए ऑफिस खोलने और 10 शहरों में ब्रांच खोलने की भी प्लानिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि इंडिया रशिया ट्रेड FY25 में बढ़कर $68 बिलियन पर पहुंच गया है, जिसमें भारत ने सिर्फ $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, लेकिन $64 बिलियन का यहां पर इंपोर्ट किया गया है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो रूसी बैंक है एस्बर बैंक, ये जो मॉडल यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और जब 4 और 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ था, तब एस्बर बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो भारत में अपने एक बड़े एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं, भारत में एक्सपेंड करना चाहते हैं, 10 नई ब्रांच कम से कम खोलने का उनका इरादा है। एस्बर बैंक रशिया का सबसे बड़ा बैंक है, रशियन फेडरेशन में सबसे बड़ा बैंक है, और जो भारत के साथ ट्रेड है उसमें तकरीबन 70% हिस्सेदारी या 70% जो लेन देन है वो एस्बर बैंक के जरिए होता है जी। अब ये बात हुई एक। दूसरी बात पे अब चले तो भारत और रूस के ट्रेड में एक पिछले कई वर्षों से एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत ये आ रही थी कि भारत और रूस आपस में रुपी रूबल ट्रेड करना चाहते थे और उसकी कोशिश कर रहे थे। भारत ने रशिया को इस बात के लिए राजी किया कि आप हम जो आपसे सामान खरीद रहे हैं इसका आप इसका हमसे पेमेंट जो आपको लेना है वो आप रुपए में लीजिए, हम जो आपसे सामान करेंगे उसका हम आपको पेमेंट रूबल में करेंगे। अब
हुआ ये कि जो रुपए में पेमेंट जो भारत ने किया, अगर आप 2025 का ही आंकड़ा देखेंगे तो लगभग जो $68 बिलियन का FY25 की बात कर रहा हूँ, $68 बिलियन का जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ, उसमें भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन का, बिल्कुल। और रूस का जो एक्सपोर्ट भारत को है या भारत का इंपोर्ट जो है रूस से, वो लगभग $64 बिलियन का है। बिल्कुल। इसमें भी $50 बिलियन का जो भारत का इंपोर्ट है वो किस चीज का है? वो क्रूड ऑयल का है। यानी पिछले 2022 में जब फरवरी में लड़ाई चालू हुई रूस और यूक्रेन की, उसके बाद से जब रूस ने भारी डिस्काउंट ऑफर करना शुरू किया तो भारत ने उसका फायदा उठाया, और भारत ने उसके बाद से रशिया भारत का एक टॉप ऑयल सप्लायर बन गया। लेकिन अब भारत ने चूंकि रुपए में पेमेंट करना शुरू किया तो बिलियंस ऑफ डॉलर की, अरबों डॉलर की वैल्यू का रुपए जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, रूस के जो भारत की बैंकों में खुले हुए हैं। रूस इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। असल में डॉलर में इस पैसे को कन्वर्ट किया नहीं जा सकता क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब एस्पेयर बैंक है, चूंकि वो 70-80% का पूरा ट्रेड उसके जरिए होता है, तो उसने कहा कि हम एक तो भारत में अपना एक्सपेंशन करेंगे जो कि B2B अभी है, लेकिन वो बाद में B2C हो जाएगा, यानी कस्टमर या कंज्यूमर भी कर लेंगे। इसके साथ ही एस्पेयर बैंक ने एक नया प्लान बनाया जिसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो ये है कि भारत में निफ्टी 50 से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको लेके क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड लाने की तैयारी की है। इसके जरिए जो रूस के रिटेलर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के सिक्योरिटी मार्केट में या शेयर बाजार में पैसा लगा पाएंगे। इसके जरिए जो एक अनयूज्ड पैसा भारत के उसमें पड़ा हुआ है जो रूस का, वो यूटिलाइज हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसके जरिए रशियन इन्वेस्टर्स को एक तो भारतीय मार्केट का फायदा मिलेगा, दूसरा रूस को फायदा ये मिलेगा कि उस पैसे को आप रोटेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अगर आप भारत और रूस के रिलेशंस को देखेंगे उसके लिहाज से माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नया म्यूचुअल फंड लेकर आ रहे हैं सर, तो भारतीय बाजार पर ये किस तरीके का असर डाल सकता है? और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें तो क्या इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, हालांकि अभी आया नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ से कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो SIP करते हैं या लमसम लगाते हैं पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, उनके लिए ये सही हो सकता है? नहीं, देखिए ये भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये रशियन इन्वेस्टर्स के लिए है, रूस के इन्वेस्टर्स के लिए होगा। उसमें रिटेलर और उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल होंगे। भारत के अगर मार्केट्स के लिहाज से आप देखेंगे तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स का एक लंबे पीरियड के लिए पैसा आता है, और एक और चीज़ है, RBI ने एस्पेयर बैंक को फुल बैंकिंग का एक लाइसेंस भी दे दिया है। तो लंबे वक्त की पूंजी के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है जहाँ पे कि मार्केट्स को स्टेबिलिटी मिल सकती है। शेयरों में जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखते हैं हम, उसमें भी एक आपका स्टेबिलिटी आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो रूस का जो पैसा फंसा हुआ है, हम कहते हैं कि पैसा फंसा हुआ, वो डॉलर में कन्वर्ट कर नहीं सकता क्योंकि US के रेस्ट्रिक्शंस है, सैंक्शंस हैं। तो क्या अब ये जो मॉडल अपनाया जा रहा है पैसे को रोटेट करने का, तो क्या ये रशिया के लिए, रूस के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, या फिर ये हम मान के चलें कि शॉर्ट टर्म ही एक रास्ता है उसके लिए? नहीं, ये सॉल्यूशन देखिए लॉन्ग टर्म है। देखिए इसको एक और पहलू से समझने की कोशिश कीजिए। रशिया और यूक्रेन के बीच की पीस डील बहुत एडवांस स्टेज में है, चर्चा चल रही है, और कभी भी ये एक पीस डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। यानी जो 2022 से लड़ाई चल रही है वो लड़ाई अब बंद हो सकती है। अगर लड़ाई बंद होती है तो इसका एक असर क्या होगा? अमेरिका को रूस पे से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। अगर वो सैंक्शंस हटे तो जो रूस का जो पैसा भारत के रुपए में फंसा हुआ है उसको वो कन्वर्ट करने की भी उसको आज़ादी मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप भारत के मार्केट्स में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स भारतीय मार्केट का सीधे तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक लंबे वक्त की एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे कि फ्यूचर में भी आपको जो रूस, चूँकि दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है, वहाँ का पैसा भारत के बाजार में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो प्रोविंसर क्या इस तरीके के मॉडल से
अगर भारत इस तरीके के मॉडल को अपनाता है तो क्या जो हमारा रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार ऑल टाइम लो हम देखें कि वो छूता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इससे आपको लगता है कि रुपए को एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, रुपए को मजबूती यहाँ से मिल सकती है। इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स असल में दूसरे भी हैं जिनको, और आरबीआई ने कोशिश की है कि हम, आरबीआई सरकार दोनों की कोशिश है कि रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, जहाँ पे कि ट्रेड में डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल किया जाए। और जाहिर तौर पर वो फ्लक्चुएशन से भी आपको आज़ादी देता है, और दूसरा दुनिया के तमाम देशों के साथ आप रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसके किस तरह के इफ़ेक्ट होंगे ये एक बार स्टडीज़ हों, उस हिसाब से उसको देखा जाए, तभी क्लैरिटी उसमें आ पाएगी। ठीक है सर, चलिए तो अब अगली खबर की तरफ से हम बढ़ते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है ट्राई और डीओटी से। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई और डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के बीच एक बड़ा मतभेद यहाँ पर सामने आया है। दरअसल मामला है सेटकॉम कंपनी से कितना चार्ज या फिर फीस वसूली जाए। ट्राई का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनियों से 4% सालाना फीस ली जाए और शहरों में हर ग्राहक से 500 रुपये सालाना चार्ज किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इससे सहमत नहीं है। डीओटी चाहता है कि कंपनी से 5% फीस ली जाए, साथ ही शहरों में ग्राहकों से 500 रुपये वाला चार्ज हटा दिया जाए। इसी के साथ डीओटी ने एक और शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर कंपनियां कम से कम 5% यूजर्स को दूर दराज या पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट देंगी तो उन्हें 1% की छूट यहाँ पर दी जा सकती है। और इस बहस का असर ये हो सकता है कि स्टारलिंक, वन वेब जैसी जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज की भारत में शुरुआत है वो धीमी हो सकती है, क्योंकि फीस यहाँ पर तय नहीं हो पा रही है। तो सर, ये जो ट्राई और डीओटी के बीच ये जो मतभेद हो रहा है फीस को लेकर, इस मामले को हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मसला है क्या, जिस पे दोनों ये जो संस्थाएं हैं वो आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, देखिए, इसकी पूरी कहानी को समझिए कि जो भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सेटकॉम जिसको बोलते हैं, उसकी नीलामी कैसे किया जाए, उनके लिए शर्तें क्या होंगी, किन नियमों और शर्तों के अधीन ये तमाम कंपनियां, चाहे स्टारलिंक हो या एयरटेल हो या बाकी कंपनियां, वो काम करेंगी, इसको लेके ट्राई ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। इस फ्रेमवर्क को डीओटी के पास भेजा गया। अब ट्राई चूंकि रेगुलेटर है, डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी सरकारी महकमा है जी। ट्राई की सिफारिशों और डीओटी ने उस जो ट्राई की सिफारिशें थी उस पर अपनी सिफारिशें दी कि आखिर किस तरह से होना चाहिए। पहला जो मतभेद बड़ा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जो एजीआर है या स्पेक्ट्रम का जो यूसेज के जो चार्जेस हैं उस पर फीस कितनी ली जाए। ट्राई ने कहा कि साहब 4% लो, डिस्काउंटेड रेट पे एक तरह से लीजिए। डीओटी ने कहा कि नहीं साहब, इसको 5% के रेट पे लिया जाना चाहिए। यहाँ दोनों की मतभेद हुए। अब जब डीओटी ने अपनी सिफारिशें भेजी या अपनी राय जाहिर की कि साहब ये 5% की रेट से लिया जाना चाहिए, ट्राई ने उसको खारिज कर दिया। ट्राई ने कहा कि नहीं, जो हम बात कह रहे हैं कि 4% की दर से लिया जाना चाहिए वो उस पर कायम है, वो उस पर अडिग है। एक मसला आया कि साहब 500 रुपये की फीस को लेके, वहाँ पे भी दोनों के बीच में जो ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको लेके ट्राई और डीओटी के बीच में एक तरह से तकरार की सिचुएशन है। एक जो बात कही है कि साहब समान रूल होना चाहिए, चाहे बीएसएनएल हो या दूसरी कोई कंपनी हो। सरकार ने कहा कि इसमें हम 1% का इनसे फीस हम लेंगे। जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कॉस्ट है उसको क्या सब्सिडाइज्ड किया जाना चाहिए, इस मसले को लेके भी ट्राई और डीओटी के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं जो है। अब मसला असल में यह है कि इसमें जब पूरा मामला है इसका फैसला अब कौन करेगा। इसका फैसला दरअसल अब जाएगा सरकार के पास यानी कैबिनेट के पास। कैबिनेट में यहाँ इसको हल किया जाएगा। तो प्रवीण सर, अगर सेटकॉम कंपनी से ज़्यादा फीस वसूली जाती है, जैसे दोनों कंपनियों के बीच में मतभेद है, एक कह रहा है कि 4% ली जाए, एक कह रहा है 5% ली जाए, तो अगर फीस ज़्यादा वसूली जाती है तो क्या इससे हम ये मानकर चलें कि इंटरनेट और महंगा हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल देखिए, इसमें पूरा मसला है सेटकॉम के लिए। जी। सेटकॉम किस तरह से भारत में ऑपरेट करेंगे, उनके लिए अगर फीस आप कम रखेंगे तो जाहिर तौर पर, और इसको लेके एक बड़ी सैद्धांतिक सोच थी कि जो सेटकॉम आएंगे वो भारत के दूर दराज के रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को एक सहूलियत मुहैया कराएंगे। जी। और उसी पर्पज से इनको, अगर हम स्पेक्ट्रम खरीदने का, और इसीलिए ये बात हुई कि स्पेक्ट्रम को नीलाम ना किया जाए, स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाए। इस बात पे सरकार भी सहमत हुई कि साहब हम स्पेक्ट्रम को बेचेंगे नहीं, स्पेक्ट्रम को एलोकेट करेंगे। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है संभवतः, जब जियो इस बात को लेके जियो ने आवाज़ उठाई कि जो सेटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम को दिया जाना है उसको दरअसल नीलाम किया जाना चाहिए, उसका एलोकेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेके लंबे वक्त तक रार चली। फिर बाद में फाइनल फैसला ये हुआ कि नहीं साहब, ये चूंकि दूर दराज के लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं, वहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए इंटरनेट देने की बात यहाँ पे है, इसलिए इसको हम एलोकेट करेंगे, इसका हम नीलामी नहीं करेंगे। यही मसला यहाँ पे लेके आए हैं। और फिर ट्राई का वो कहना है कि यहाँ पे जो यूसेज चार्ज है वो 4% रहना चाहिए। सरकार का कहना, चूंकि हम स्पेक्ट्रम फ्री में दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो चार्ज लगेगा वो 5% का लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, स्टारलिंक जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका कल ही अपडेट भी आया कि जो रेजिडेंशियल प्लान होंगे वो 8,500 रुपये के आसपास उनका चार्जेस वो लिए जाएंगे। तो स्टारलिंक और वन वेब जैसी जो ये सैटेलाइट कंपनी है, अभी तो इनकी शुरुआत होनी है भारत के अंदर, तो जिस तरीके का ये मतभेद सामने आया, क्या इससे शुरुआत यहाँ से धीमी पड़ती हुई नजर आएगी इनकी? नहीं, देखिए, स्टारलिंक ने कल डाला, अपने प्लान्स डाले, 34,000 रुपये का उन्होंने फिक्स्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्लान डाला, लेकिन बाद में कल शाम को ही उन्होंने उस सबको हटा भी लिया। अब वो उन्होंने कहा है कि आप लॉगिन कीजिए या साइन अप कीजिए और बाद में आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। तो क्या वो गलती से प्लान डाले गए जिसमें 8,500 रुपये का प्लान डाला गया? इसका अगर प्लान को हटा लिया है, इसका क्या एक मतलब ये निकलता है कि कंपनी भारत में इससे सस्ता प्लान ला सकती है? हालांकि 8,500 का भी जो प्लान है वो अमेरिका में जो इसका प्लान है आपका स्टारलिंक का, उससे लगभग 20% सस्ता है। लेकिन क्या स्टारलिंक अब और सस्ता प्लान ला सकते हैं? जो 8,500 का प्लान दिखा रहे थे जिसको उन्होंने वापस लिया बाद में, क्या वहां से सस्ता प्लान आ सकता है? ये यहाँ पे एक देखने वाली बात होगी। और एक सवाल सर ये भी है कि सेटकॉम सर्विसेज अगर आ जाती हैं तो इससे जो हमारे 4G 5G टावर हैं इन पर भी हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम होती हुई नजर आएगी। नहीं, वो आपकी डिपेंडेंसी भले कम हो, लेकिन अगर आप एक बात का अंदाजा ये लगाइए, और इस बात को हम लोगों ने मनी सेंट्रल में कई बार डिस्कस किया है कि पहले जब प्राइसिंग को लेके बहुत तरह के स्पेकुलेशन थे कि आखिर प्राइसिंग रहेगी कितनी सेटकॉम की। अब अगर 8,500 रुपये का प्लान है और मान लीजिए ये थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, कितने ऐसे शहरी इलाकों में भी कितने लोग ऐसे हैं जो 8,500 रुपये महीने का खर्च इंटरनेट के लिए कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, कितने लोग ऐसे हैं जो 34,000 रुपये का फिक्स्ड जो असेट है, जो इनका सॉफ्टवेयर जो इनका, हाँ, जो उसमें उनका इक्विपमेंट एक लगेगा, एंटीना वगैरह, उसके लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और इसी जो 34,000 रुपये की जो कॉस्ट है, इसको ट्राई का कहना है कि इसको सब्सिडाइज किया जाना चाहिए भारत निधि का जो फंड है, डिजिटल भारत निधि का जो फंड है, उसके जरिए। डीओटी ने उस पर अड़ंगा लगाया, बोले नहीं, ये सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता, इस फंड का इस्तेमाल यहाँ सब्सिडी देने में नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 8,500 रुपये का खर्च देगा कौन? बिल्कुल। शहरी इलाकों में छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाकों में किस तरह से, इस तरह की, जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सस्ता प्लान आपका दिया जाए, तो आखिर किस तरह से यहाँ पे सस्ते प्लान दिए जाएंगे? चलिए, तो देखना यही होगा। तस्वीर तभी साफ होगी जब ट्राई और डीओटी दोनों के ये मतभेद खत्म होते हुए नजर आएंगे, जब दोनों की एक सलाह बनेगी, तभी जाकर ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि सेटकॉम कंपनीज भारत में शुरुआत कब तक करेंगी और उनके प्लान्स यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। तो प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए Money9 से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।